हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेच इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ जुलाई 2016 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो हैं 16 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? Which production function admit both Harrod neutral and Hicks neutral technical progress? Harrod neutral और Hicks neutral दोनों की ही बात मानी है किसने? दोनों की ही बात मानी है Cobb-Douglas production function ने। The Harrod neutral technical change is also called a Hicks neutral. So we can see it with a equation. We can see this with a equation. हमारे पास ये equation है जो डिफाइन करती है, जो क्या डिफाइन करती है? जो दोनों के ही बारे में डिफाइन करती है, Harrod and Hicks. This is the equation which shows our technical changes. So it is defined by Cobb-Douglas production function. That means option A हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। Now moving to the next question, question number 18. Question number 18 is based on a matchup. मैचअप के क्वेश्चन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैचअप के क्वेश्चंस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अगर सब में से कोई एक या दो भी ऑप्शन आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा। हर किसी में से अगर हमें एक या दो ऑप्शंस के बारे में भी कुछ भी पता है ना, तो हम वो ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चलें, देन वी हैव द प्लान मॉडल एंड वी हैव द प्रोपोजर। किन्होंने इन प्लान मॉडल्स को प्रपोज किया था उनके नाम गिवन है। सबसे पहले बॉम्बे प्लान, उसके बाद गांधीयन प्लान, फिर पीपल्स प्लान, फिर सर्वोदया प्लान। सर्वोदया और गांधीयन प्लान, यहां से हम कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, कैसा आइडिया ले सकते हैं? गांधीयन प्लान, गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी, ये मैं सिर्फ याद कराने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज याद हो जाए इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। दैट अगर गांधी की बात करें तो वो सबको श्री श्री करके कहते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो गांधीयन के प्रपोजर कौन थे? श्रीमन नारायण। गांधीयन प्लान के प्रपोजर कौन थे? श्रीमन नारायण। सर्वोदया, पीपल्स प्लान और बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान बिरला टाटा ग्रुप, बॉम्बे में रहते हैं ये अंबानी बिरला, और तो ए का फोर्थ। पीपल प्लान लोगों के लिए, और सर्वोदया पीपल प्लान सबका मन रखने वाले, पीपल्स का मन रखने वाले एम.एन. रॉय। ठीक है, सर्वोदया सब पे दया करने वाले जय प्रकाश नारायण, जय भगवान, ऐसे कुछ भी आप याद कर लो। तो बॉम्बे प्लान बिरला टाटा और ये सब बॉम्बे में रहते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग सारे बॉम्बे में रहते हैं। गांधीयन प्लान हर किसी को श्रीमान श्रीमान करने वाले। पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय सबका मन रखने वाले। सर्वोदया जय भगवान, हर जगह भगवान। सो सर्वोदया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इसके हिसाब से हमारा क्या होगा? सही होगा। ये सिर्फ जो टेक्निक थी वो याद करने की टेक्निक थी। सो प्लीज ये मत समझना कि ये मैम ने कैसे करवा दिया, ताकि आप लोगों को याद रहे, इसलिए मैंने सिर्फ जो है ये टेक्निक ली है कि इस तरीके से हमें याद हो सकता है। क्योंकि देखो हमें पास इतने सारे मैचअप्स आते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे सच में कि हम याद कैसे करें। तो सिर्फ इन चीजों को याद करने के लिए मैंने ये सिर्फ ऑप्शंस अपनाए हैं कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, हंस लेना बेशक से, पर आई एम गारंटेड यू कि अगर आपने ये चीजें ध्यान से सुन ली तो आपको पेपर में एकदम से याद आ जाएगा। ठीक है, नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट? स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे लगाते हैं ना कि ये स्पेशल कैटेगरी में आती है, तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? ओवर पॉपुलेशन, हिली एंड डिफिकल्ट टेराइन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर नॉन वायबल स्टेट। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? विच इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग दैट इट इज अ स्पेशल स्टेट, या फिर हम स्पेशल कैटेगरी में इसको रखना चाहते हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 1969 में। और जब हमारा 5th फाइनेंस कमीशन आया था तो यहाँ पे कई लोगों को डिसएडवांटेज होती है ना, उनके एरिया वगैरह के कारण वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो कई सारे फीचर्स रखे गए थे स्पेशल स्टेटस के, लाइक हिली और डिफिकल्ट, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है जहाँ होगी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये बॉर्डर्स के आसपास है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड देख सकते हैं, नॉन वायबल नेचर देख सकते हैं स्टेट फाइनेंस का। सो ओवर पॉपुलेशन इज नॉट ए क्राइटेरिया, लो पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ क्राइटेरिया। सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? इसमें बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ अ प्लानिंग प्रोजेक्ट विच ऑफ द प्राइसेस आर यूज्ड। उसकी वायबिलिटी जानने के लिए, उसकी प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी जानने के लिए हमारे कौन सा प्राइस यूज होता है? मार्केट प्राइस, शेडो प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस या फिर कंट्रोल्ड प्राइस। कौन से प्राइस में हम बात करते हैं? एक प्रोजेक्ट की, प्लानिंग प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी जानते हैं, उसकी वायबिलिटी जानते हैं। तो शेडो प्राइस हमारा प्राइस होता है जिसके हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं, शेडो प्राइस। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द आंसर इज शेडो प्राइस। ठीक है, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन में समझना। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आपको लगा ना ये पढ़ा हुआ है तो आप वो कर लोगे, 100% वो क्वेश्चन आप कर लोगे। शेडो प्राइस का मतलब मैं बता देती हूँ, वो एस्टिमेटेड प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का जिसकी कोई मार्केट प्राइस में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं है, सिर्फ दिखावे का। शेडो सिर्फ दिखावा। ठीक है, वो एक्टिविटीज, वो प्रोजेक्ट, वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी कोई मार्केट प्राइस अभी मेंशन नहीं है, उनका मार्केट प्राइस हम डिफिकल्ट है हमारे लिए एस्टिमेट करना। सिर्फ एक प्रॉक्सी वैल्यू होती है ना, जैसे हम कॉलेज में अटेंडेंस प्रॉक्सी लगाते हैं वैसे ही। सो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, एक पार्क की वैल्यू, कम्युनिटी की वैल्यू कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। सो इट मीन्स ऑप्शन हमारा बी कौन सा है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन पे अगर हम चले, इन विच ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया द फर्स्ट टाइम एन एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल वॉज यूज्ड। एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल कहाँ पे यूज हुआ था? फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, सेकेंड प्लान या फिर सेवंथ प्लान? कौन से प्लान में हमारा एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो यूज हुआ था? तो अगर हम इस चीज की बात करें, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और ये लियोन्टिफ ग्रुप से रिलेट करता है। इंडिया के 5-year प्लान में जिसमें थर्ड प्लान जो था उसमें हमारे इनपुट आउटपुट मॉडल की जो है वो बात हुई थी। फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान, थर्ड प्लान, सेवंथ प्लान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड प्लान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड प्लान में हमारे एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल की बात हुई थी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया? री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करने वाले कौन थे? वॉल्टर गैल्सन, हार्वे लिविंगस्टन, ए.के. सैन, म्यूरिको डॉब या फिर नन ऑफ द अबव? तो दो बंदे थे जिन्होंने इसके बारे में, मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के बारे में बात की थी। मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम है मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सो हार्वे लिविंगस्टन और वॉल्टन गैलेंसन दो ऐसे बंदे थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। इनका मेन एम क्या था? मैक्सिमाइजिंग द पर कैपिटा आउटपुट। पर कैपिटा आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, पोटेंशियल को फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मैक्सिमाइज करना, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो एलोकेशन है वो ऑप्टिमम रहेगी। मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट वो इक्वल होगा हमारे अल्टरनेटिव यूजेस के। हार्वे लिविंगस्टन, वॉल्टर गैल्सन, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे अगर हम चलें तो एरिया अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में बात किसने की थी? डी.आर. गर्जिल, राज कृष्णा, के.एन. राज और प्रणव मुखर्जी। तो ऑप्शन हमारा डी.आर. गर्जिल, इन्होंने बात की थी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में। ठीक है, प्लानिंग जो है वो डिवाइडेड डिसेंट्रलाइज्ड वे में, ना कि सिर्फ सेंटर के पावर, हाथ में पावर हो, नहीं। सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा इसके अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी? बीओपी अगर आपने मेरे वहां से किया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। एक बार है ना 1.5 की स्पीड में ना सारी प्रीवियस ईयर्स एक बार सुन लेना, याद रह जाएगा। ठीक है, फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंस कौन सा कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है? फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटेंस। कोड आपके सामने सारे गिवन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्राइवेट रेमिटेंस इंक्लूड नहीं होता, फॉरेन लोन और एफडीआई इंक्लूड होता है। दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर टीजर लोन? टीजर लोन ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज एन इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस रेट इज परमानेंट इन नेचर, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो टीजर लोन की अगर हम बात करें, टीजर रेट जो है वो लो होता है सबसे पहले, और ये एडजस्टेबल होता है, ये इंट्रोडक्टरी रेट होता है जस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट यू आर डूइंग, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पोटेंशियल बायर को, पोटेंशियल कस्टमर को, ताकि वो आपकी सर्विसेज ले सकें. ठीक है, लॉन्ग रन के लिए बहुत सही होता है. सो कम्पिटिटिव मार्केट में कई सारी कंपनीज है जो एक दूसरे के को compete करने के लिए लोअर टीजर रेट शो करती है, लोअर टीजर रेट एक इंट्रोडक्टरी रेट शो करती है. दैट इज ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? The movement of free international trade is most likely to generate short-term unemployment in which of the following industry? कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा? ऐसी इंडस्ट्रीज जो ना ही एक्सपोर्ट कर रही है ना ही इंपोर्ट कर रही है, या इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, या फिर इंडस्ट्रीज दैट सेल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स, या इंडस्ट्रीज दैट सेल ओनली टू द फॉरेन बायर्स. तो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगी? ऐसी इंडस्ट्रीज जो ना ही एक्सपोर्ट कर रही है ना ही इंपोर्ट कर रही है. तो उनका मतलब ही क्या है? ठीक है, उन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम होगी जो कंपीट करती हैं इंपोर्ट से. ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं मिल रहा, बाहर से मंगा लो, हमारी कंट्री में नहीं मिल रहा, बाहर से मंगा लो. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में अगर वो चीज़ बन भी रही है और बाहर अगर चीप रेट पे मिल रही है तो बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा. तो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है शॉर्ट टर्म में. सो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज नॉन टैरिफ बैरियर? नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा होगा इसमें? ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब है एक तरीके से वाइड रेंज ऑफ बॉर्डर एंड बिहाइंड द बॉर्डर. ठीक है, इसको यूनकैड सेक्रेटरीट ने बनाया था, UNCTAD, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच एस्टेब्लिश्ड इन 2005, जिसमें काम किया था कई सारी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन जो ट्रेड में करती हैं वो रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस लगाएगी. ठीक है, कस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री प्रोसीजर होगा, टेक्निकल बैरियर्स होंगे, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होंगे, स्पेसिफिक लिमिटेशंस, चार्जेस ऑन इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी, विच इज़ क्लासिफाइड एज नॉन टैरिफ बैरियर. एक तरीके से टैरिफ बैरियर नहीं कि टैक्स लगा के, नॉन टैरिफ बैरियर ये सारी चीज़ें है. सो फाइटोसैनिटरी मेजर्स और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. I think I misspelled this word, so miscommunicate this word. Phytosanitary होना चाहिए मेरे हिसाब से. सो ऑप्शन ए और बी डी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे. इसमें कई सारी इसकी क्लासिफिकेशन करी हुई है नॉन टैरिफ बैरियर्स की, जिसमें ये कैटेगरी है. ठीक है, कस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री, टेक्निकल बैरियर्स, सैनिटरी साइटोसैनिटरी मेजर्स, स्पेसिफिक लिमिटेशंस है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की इतनी क्वांटिटी ही इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट पे चार्जेस अदर देन द टैरिफ चार्जेस, लाइक सरचार्ज दे दो या पोर्ट के टैक्सेस दे दो, सरचार्ज दे दो या फिर पोर्ट के टैक्सेस दे दो, वो इंक्लूड होते हैं. तो कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं पब्लिक हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और कई सारे डिले के कारण भी होते हैं, कस्टम को क्लियर करवाने के लिए भी होते हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन सी हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हु डेवलप्ड द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व इन द एनालिसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी? ट्रेड थ्योरी के टाइम पे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व के बारे में किसने बात की थी? तो ट्रेड इंडिफरेंस कर्व को ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि ट्रेड से हमें कितना गेन हुआ है, ट्रेड से हमें कितना गेन हुआ है. ऑप्टिमल टैरिफ को चेक करने के लिए मोनोपोली पावर में होता है मेनली ये. ठीक है, डिस्कशन के लिए फॉर जेई मीड, मार्शल, एपी लर्नर और बी हॉलिन. तो जेई मीड ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा. इन्होंने ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व को यूज किया है. ओके, सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा. नाउ ये क्वेश्चन आप लोग भी बता सकते हो, बेसल 3 नॉर्म्स, सारे नॉर्म्स करवाए हैं मैंने. अगर आपने मनी बैंकिंग की वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको ये पता होगा, बट अदरवाइज
आप एक बार सारी वीडियोस, सारी प्रीवियस ईयर वीडियोस और जितने भी कंसेप्ट की वीडियोस हैं वो एक बार, मैं ये नहीं कह रही नॉर्मल स्पीड में सुनो, 1.25 1.75 में सुन लो, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो रिस्क कवरेज है, बैंक ब्रांच एक्सपेंशन है, एडुकेट कैपिटल प्रोविजन है या एडुकेट लिक्विडिटी है। कौन सा मेन एरिया नहीं है बेसल 3 नॉर्म का? तो अकॉर्डिंग टू दैट बैंक ब्रांच एक्सपेंशन इज नॉट एन एरिया ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स। रिस्क कवरेज है, एडुकेट कैपिटल प्रोविजन बनाना है, एडुकेट लिक्विडिटी रखनी है, पर बैंक ब्रांच एक्सपेंशन की बात नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम चलें तो हमारा 30th क्वेश्चन क्या कहता है? 30th क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल फ्लो ऑफ foreign exchange? We have the most volatile and we have the less volatile। दो चीजें हैं, most volatile और less volatile, हमें दोनों ही पता होने चाहिए। Options are foreign direct investment, external commercial borrowing, foreign portfolio investment या foreign aid by IMF and World Bank। तो अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर मोर वोलेटाइल इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म, the reason is because of their short term nature. These are most volatile in nature, means they can cause the uneven distribution, uneven expansion, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ग्रेटर इंपैक्ट पड़ेगा हमारी स्टॉक मार्केट पे और हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डोमेस्टिक क्रेडिट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम दूसरी जगह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, दे आर द लॉन्ग टर्म नेचर, ठीक है, इसलिए ये जो होते हैं वो लेस वोलेटाइल आते हैं। ऑप्शंस आपके पास कैसे भी आ सकते हैं, अगर अगली बार आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लेस वोलेटाइल बताओ तो एफडीआई, बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म नेचर होता है इनका, ये लेस वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर इन शॉर्ट टर्म नेचर, देयरफॉर मोस्ट वोलेटाइल। सो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंस देयर ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बाय। अगर आपने मेरी पब्लिक फाइनेंस की वीडियोस को, सारी वीडियोस को देखा है तो वहां पे मैंने पहले इसकी बेसिक समझाए हैं और उसके बाद इसी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं और उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था। गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंस देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, अगर कंट्री में आता है तो उसको फाइनेंस किसके थ्रू करेंगे, लोन लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मार्केट बोरोइंग करेंगे या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे। सो वी विल डन द मार्केटिंग बोरोइंग इफ वी वांट टू फाइनेंस द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। मेक इन इंडिया कैंपेन एम्ड एट अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लॉन्च्ड। कब लॉन्च होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 25, 2014 को लॉन्च किया था द इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, सितंबर 25, 2014। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बात की गई थी मेक इन इंडिया कैंपेन में स्ट्रेस ऑन द स्किल डेवलपमेंट पे, इंडियन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है फॉर द यूथ, इंडिविजुअल इनकम में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नेसेसिटेटेड बाय। जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसमें क्या क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज स्टैग्नेटिंग, ये स्टैग्नेटिंग है, दैट्स व्हाई वी नीड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज नॉट प्रोग्रेस मच, नहीं प्रोग्रेस हुआ है इसलिए हमें चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी हैव डिक्लाइन, एक्सपोर्ट कम हुआ है इसलिए। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अगर हम करंट क्राइसिस की बात करें एग्रीकल्चर में तो वो वर्चुअल स्टेग्नेशन, किसके कारण हमारी स्टेग्नेशन आई है हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन कम हुआ है, हमारी फूड सिक्योरिटी हमारा मेन कंसर्न है, हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बढ़ा, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की। वी नीड अ सेकेंड मोस्ट important, we need a second green revolution, that's why option A, because there was a stagnant productivity, because there was
The diversification of agriculture has not progressed. This is the main reason. This is not the reason that export of agriculture commodity decline हो गई, इसलिए हमें second green revolution चाहिए, नहीं. फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले आपको खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा. आपको अपना स्टॉक जो है वो कम से कम इतना रखना चाहिए कि आपको अर्जेंट नीड अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकें. ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्मॉल सेविंग स्कीम. ऑप्शंस देखो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि योजना. कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा? स्मॉल सेविंग्स का पार्ट नहीं है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल सेविंग. सो स्मॉल सेविंग में हम बात कर सकते हैं पीपीएफ की, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम, रिलीफ बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना. दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन स्मॉल सेविंग बट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड. दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 35. In which of the following year all tax revenues of center have become shareable among center and state? Center और state दोनों में शेयर होगा टैक्स. ये कब आया था? तो ये आया था 2000. That means option A is correct, 2000 this year. Now moving to the next question, which arrangement of following would show the correct sequence of demographic transition is typically associated with economic development? ऐसा ट्रांजिशन बताना है जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करे. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. देयर आर 3 स्टेजेस एंड वी हैव गिवन द ऑप्शंस. हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी सही है. पहली स्टेज है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जहाँ पे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, HBR HDR. नेक्स्ट हमारी हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट. बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है. तीसरी हमारी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. तो अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड स्टेज हमारी ऐसी है जहाँ पे हमें पॉपुलेशन की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती. बर्थ और डेथ रेट है वो या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बैलेंस बनेगा अपने आप. लेकिन सेकेंड स्टेज हमारी ऐसी स्टेज है जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिकॉज देयर इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ आती है, तो वो सिचुएशन है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. तो ये तीनों स्टेजेस हमारी सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. यही हमारा सीक्वेंस है, first, second, third. Option A is correct. Now, if with increase in income the percentage of income collected as tax remains constant. और बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम. अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है लेकिन हमारी परसेंटेज ऑफ इनकम कलेक्टेड एज टैक्स इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो उस टैक्स को हम क्या कहेंगे, रिग्रेसिव कहेंगे, प्रोग्रेसिव कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे या फिर न्यूट्रल कहेंगे. तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे. ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स बतानी है. लिक्विड एसेट्स की बात करें, अच्छा एक चीज और, प्रोपोर्शनल टैक्स को हम फ्लैट टैक्स भी कहते हैं. ठीक है, ऑप्शन हमारा ये भी आ सकता है. प्रोपोर्शनल टैक्स इज ऑल्सो द फ्लैट टैक्स. और टैक्स इंसिडेंस का मतलब होता है वो पर्सन जो एक्चुअली बियर करेगा द बर्डन ऑफ द टैक्स. ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में क्या होता है, जो टैक्स पेयर होते हैं जितनी भी इनकम लेवल है वो सेम परसेंटेज अपनी इनकम का देगा टुवर्ड द टैक्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट टैक्स. ठीक है, बिकॉज द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम इट रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट एज इनकम इंक्रीजेस. सेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स बतानी है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंसी. करेक्ट सीक्वेंस बताना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा, असेंडिंग का मतलब पहले सबसे कम लिक्विडिटी किसकी है, तो टाइम डिपॉजिट की सबसे कम लिक्विडिटी है. ठीक है, पहले ऑप्शन सेकंड आएगा. आ जाओ कोड में देखते हैं, ऑप्शन थर्ड ही हमारा ऐसा है.
जो सेकंड को फर्स्ट ला रहा है यही सही होगा। ठीक है, टाइम कम होता है पेपर में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये देख लो कि पहले में कौन सा आ रहा है, लास्ट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, आंसर सही, करेंसी सबसे लास्ट में आना चाहिए, करेंसी सबसे लास्ट में आ रहा है, करेंसी की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। Given the budgetary parameter including public expenditure remains the same, then as a result of imposition of tax, if the pattern of distribution of income change, then such as incidence is called. अगर हमारे given the budgetary parameters हमें given है, हमारा public expenditure क्या है, सेम है, अगर टैक्स लगता है तो हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार है, कई बार ऊपर स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस देखा और नीचे उसकी डेफिनेशन दे देगा, कभी ऊपर डेफिनेशन दे देगा और नीचे स्पेसिफिक इंसिडेंस टैक्स के बारे में पूछ लेगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट। अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने जब 13 का किया था तो हमने तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी, और जैसे जैसे आगे इस एग्ज़ाम के बाद हम फर्दर जो है बहुत डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी आर डूइंग दैट। अब हर वक्त ऐसा नहीं होता ना कि सामने वाले पर्सन के पास भी बहुत काम होते हैं, और आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सही और बेस्ट तरीके से हेल्प कर पाऊँ, जितनी कोशिश होगी वो उतनी मैं कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, the sale of T-bill is conducted through an auction and the reason is this help in price discovery। जब हमारा ट्रेजरी बिल जो होता है वो ऑक्शन के थ्रू हमारी उसकी सेल होती है, और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, प्राइस डिस्कवरी की। ऑब्वियसली ऑक्शन के टाइम पे, बीडिंग के टाइम पे आपको प्राइस पता चलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सोशल कोस्ट कर्व लाई अबव द प्राइवेट कोस्ट कर्व। हमारी सोशल कोस्ट कर्व ज़्यादा है प्राइवेट कोस्ट से, फॉर द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस केस में, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी या फिर नियर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स पता है, पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी पे, लाइक आपके अगर नेबर में किसी का गार्डनिंग है क्या है, तो आपको एक अच्छी ब्यूटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे फ्रेश एयर मिलेगी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, इंडस्ट्रीज है पोल्यूट कर रही हैं, पूरे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रही हैं, तो इसकी सोशल कॉस्ट कर्व ज़्यादा है किससे, प्राइवेट कॉस्ट से। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, कि सोशल कॉस्ट कर्व हमारी प्राइवेट कॉस्ट कर्व से ज़्यादा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी, पब्लिक गुड होगा, नियर पब्लिक गुड होगा, या फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इट एम्फेसिस ऑन आउटकम ओनली, आउटकम पे काम किया है, इट एम्फेसिस ऑन आउटकम एंड लेस ऑन एक्सपेंडिचर एलोकेशन, इट एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिचर एलोकेशन ओनली, और इट एम्फेसिस इज मोर ऑन एक्सपेंडिचर एलोकेशन एंड लेस ऑन आउटकम। आउटकम पे ज़्यादा, एलोकेशन पे कम, या फिर आउटकम पे ज़्यादा, एलोकेशन पे कम, या फिर एलोकेशन पे ज़्यादा, आउटकम पे कम। तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम बजटिंग, अगर आप बजटिंग कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या होगा, आउटपुट या आउटकम उसको इंक्रीज करना, आउटपुट या आउटकम को इंक्रीज करना। तो इस क्वेश्चन में आउटकम है, ओनली आउटकम नहीं होता है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो और एलोकेट हो, वो भी हमारा मोटिव होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स को किसने डेवलप किया है, उर्सुला के हिक्स, एच डाल्टन, जे आर हिक्स, या फिर ए सी पिगो। तो अगर जे आर हिक्स की बात करें तो इन्होंने सरप्लस मल्टीप्लायर के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स की, तो वो उर्सुला के हिक्स ने बात की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, हिक्स हिक्स कहीं लास्ट में पढ़ लो और ऑप्शन कराओ, नहीं, उर्सुला के हिक्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटिंग फेल्ड टू जनरेट द एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स बिकॉज। ऑप्शन ए, लॉबिंग ग्रुप्स यूज ब्राइब टू चेंज पीपल वोट्स, पब्लिक गुड्स आर नॉट डिप्लीटेड बाय कंजम्पशन, खत्म नहीं होते, पब्लिक गुड्स कैन नॉट बी विदहेल्ड फ्रॉम कंजम्पशन,
वोटिंग डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स से कितना बेनिफिट हो रहा है वो एक्चुअल में हमें पता नहीं चलता है इससे। तो जनरेट, इट फेल्स टू जनरेट, जब हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा तभी तो फेल होंगे। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यही हमारी मेन बात है। यहाँ पे बात की गई है फेल की। फेल क्या होगा? जब वी आर नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट द बेनिफिट, हमें यही नहीं पता कि हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, हम उसे ही कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हम फेल होंगे वोटिंग करने में। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। Now moving to the next question, question number 45. Which of the following item of expenditure is not a part of plan? प्लान का पार्ट नहीं होती, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस या फिर सोशल सर्विस। तो डिफेंस हमारे प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होते, मींस ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द टाइम सीरीज ऑफ प्रोडक्शन यील्डेड फॉलोइंग ट्रेंड। दिस वी हैव गिवन प्रोडक्शन टाइम। From this equation it can be inferred that growth rate of y income in percentage term कितना होगा? Then this is the y, 0.021 multiply by 100, क्या होगा? 100 से 1000, क्या आंसर आएगा? 2.1। 2.1 इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस परसेंटेज निकालनी है ना। नाउ 47, विच इज नॉट ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ऑरिजिन पे, स्केल पे या फिर बोथ ऑरिजिन या फिर स्केल पे। तो ना ही ऑरिजिन पे ना ही स्केल पे हमारा डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ Which of the following is not satisfy for independence of two event? इन दोनों इवेंट की इंडिपेंडेंस को शो कर रहा है, कौन सा शो नहीं करता है, हमें ये बताना है। सो दिस डज नॉट शो इंडिपेंडेंस, दिस शो द डिपेंडेंस पार्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और फिर टिक करिए, गलत होगा ही नहीं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 वी हैव टू मैच। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, मीन इज ग्रेटर देन मोड, कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हमारा डिस्पर्जन के मेजर को चेक करता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? एट्रीब्यूट्स को एनालाइज करता है। मीन इज ग्रेटर देन मोड, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन से के कोड हमारा गिवन है, अगर हमें इनमें से एक भी पता है तो हमारा आंसर सही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? डिस्पर्जन को मेजर करता है। ए का थर्ड कहाँ आ रहा है? फोर्थ में, डी ऑप्शन करेक्ट। इसलिए मैं कहती हूँ कि सारे ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी आता है तो आपका हद तक 50% 80% क्वेश्चन वहीं पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 2 जिसमें हमने पेपर 2 कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं that if it's helpful for you or not. Thank you very much everyone. Take care. Bye bye.